नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वारदा। दोस्तों, गेहूं की फसल में सभी किसान भाइयों को कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिल रही है। विशेष तौर पर फुटाव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, पीलापन की समस्या आ रही है। पहला पानी दे दिया है, दूसरा पानी दे दिया है, उसके बाद भी पीलापन की समस्या आ रही है। तो गेहूं की जो फसल है वह पीली क्यों हो रही है? तो इसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी इंसान की बीमारी जड़ से नहीं पकड़ लेते, ये किस रीजन से क्यों समस्या आ रही है। उसी तरीके से गेहूं की फसल में समझना होगा अच्छे तरीके से कि पीलापन की समस्या क्यों आ रही है। किसी के भी कहने से इंसेक्टिसाइड ना डालें, फर्टिलाइजर ना डालें, क्योंकि वो फर्जू के खर्चे हैं। आप पूरी तरीके से पहले समझिए किस कारण से, किस तरीके से कौन सी समस्या आती है। और गेहूं की फसल अगर आप करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर अंत तक बने रहें। सबसे पहले मालूम करते हैं दोस्तों, गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है। दोस्तों, मोटे मोटे 3 रीज़न हैं, 3 कारण। समस्या ध्यान से समझिए। पहले जो पीलापन की समस्या वह दोस्तों जड़ों में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, जड़ एकदम स्वस्थ है, जड़ में किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं है। और गेहूं में निमेटोड की समस्या भी आती है। निमेटोड यानी जड़ गांठ की समस्या वो भी नहीं है, जड़ भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन क्रॉप जो है वह पीली हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं और अच्छे से फुटाव नहीं हो रहा है, तो यह एक ही समस्या है दोस्तों। या तो आपके प्लॉट में पानी का भराव ज़्यादा रहता है, या फिर पानी ज़्यादा पिला दिया है, खुला पानी चलाते हैं तो किसान भाइयों को मालूम नहीं रहता है, पानी ज़्यादा चला देते। या फिर आपकी कैसी मिट्टी है, बालू रेत वाली मिट्टी नहीं है, जो चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, उसमें लंबे समय तक गीलापन रहता है और उस मिट्टी में ऐसी समस्या आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये समस्या क्यों आती है दोस्तों? अगर पानी का भराव रहता है तो ये समस्या आती है। जब तक ज़्यादा पानी रहेगा तब तक जड़ में न्यूट्रिशन अपडेट नहीं हो पाता है और जड़ में इसी वजह से पीलापन रहता है। अब इसका क्या समाधान है? जब पानी जब तक सूख नहीं जाता तब तक आप वेट नहीं कर सकते। फसल तो हमें स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए आपको ऊपर से न्यूट्रिशन देना होगा। और ऊपर से क्या देना होगा दोस्तों? अगर आप पुरानी पत्तियों में पीलापन हो रहा है, यानी नाइट्रोजन तत्व की कमी के कारण नाइट्रोजन अपडेट नहीं हो पा रहा है ज़्यादा पानी भराव की वजह से, तो यूरिया आपको इस्तेमाल करना ही करना है। 1 किलो 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। नीचे से दूसरे नंबर का पत्ता पीला हो रहा है तो उसमें जिंक की कमी है, और सेकेंड नंबर पर जिंक की कमी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अभी कुछ सालों से जिंक सल्फेट आपको लेना है दोस्तों 500 ग्राम, और उसके साथ में हरापन अच्छा हो, गेहूं में अच्छे फुटाव रहें और आगे भी डिफिशेंसी ना आए और फसल मजबूत रहे, उसके लिए दोस्तों फेरस सल्फेट लेना है। आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी कमी देखने के लिए मिल रही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट आप ले सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। इन सभी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो 1 किलो यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 500 ग्राम फेरस सल्फेट, इन सभी को एक साथ में मिक्स करना है। और कैसे तैयार करना है? यूरिया का घोल एक अलग अलग तैयार करना है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सभी का अलग घोल तैयार करना है और फिर एक साथ मिक्स करके स्प्रे करना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर जिंक सल्फेट का यूज़ करेंगे वहाँ पर चूने का पानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बुझे हुए चूने का पानी लेना है। तो कैसे लेना है? जिस दिन आप स्प्रे करेंगे उस दिन कम से कम 4 से 5 घंटे पहले नाइट को चूना भिगो दीजिए, जिसे चूना कड़ी यानी लेम्प जिसे कहते हैं, और मटके में भिगोना है। चूना कैसे? क्योंकि पानी के संपर्क में आता है तो हीट पैदा होती है, इसलिए आप मटके में भिगो दीजिए और जो पानी रहेगा ऊपर का उससे घोल में मिक्स कर दीजिए लास्ट में, और फिर आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यूरिया की कमी नहीं होगी, जिंक की पूर्ति हो जाएगी, मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी, फेरस सल्फेट की पूर्ति हो जाएगी और ज़्यादा हरापन देखने के लिए मिलेगा। नंबर की सिचुएशन की बात करते हैं, अगर जड़ में कोई इंसेक्ट का अटैक है यानी पानी का भराव है तो फंगस हो सकते हैं, जड़ें गल सकती है यानी इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, वाइट ग्राफ है, निमेटोड की समस्या आ सकती है, या जड़ माहो का भी अटैक देखने के लिए मिल सकता है। तो जड़ में किसी भी टाइप के इंसेक्ट का अटैक है तो दोस्तों आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराइए नहीं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको क्लोरोफास का स्प्रे गेहूँ की फसल में नहीं करना है। कुछ किसान भाइयों कमेंट आ रही थी, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि इसका इस्तेमाल प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि गेहूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, किसी भी टाइप का इंसेक्ट है तो सबसे आसान तरीका गेहूं की फसल में क्या होता है कि छिड़काव विधि से हम डालते हैं, तो ऐसी इंसेक्टिसाइड हमें यूज़ करना। इसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों रिजेंट GR नाम से आता है और इस टाइप का आता है। दोस्तों छोटा बड़ा जितनी दूरी आपकी खेती है उसी हिसाब से आप लीजिए। देखिए इसमें पिप्रोनिल 0.3% आता है, इसकी मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है।
दोस्तों जैसे क्रॉप में आपकी पहली पानी दे रहे हैं यानी छोटी क्रॉप है बिल्कुल, तो आप 4 kg लीजिए। अगर थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो थोड़ी बड़ी क्रॉप है तो 5 kg आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों क्या करना है, रिजेंट GR दोस्तों आपको पिप्रोनिल 0.3% आता है दोस्तों और दानेदार फॉर्म में आता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, अगर हम छिड़काव विधि से डाल करके आराम से पानी चला सकते हैं। एक चीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2, 3, 4, 5 kg अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा डालने में परेशानी आएगी, तो साथ में आप थोड़ा सा यूरिया मिला लीजिए। 5 kg 10 kg जितना आप मिला सकते हैं उतना यूरिया मिला करके फिर आप डालिए। तो छिड़काव विधि से तो सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, जैसे सुबह ओस भरा रहता है, पानी रहता है, तो पत्तों में उस समय नहीं डालना है क्योंकि यूरिया चिपक जाएगा और पत्तों में तो उसकी वजह से पत्तों पर स्कोचिंग की समस्या आ जाएगी। इसके लिए जैसे धूप आ जाए फिर पानी सूख जाएगा पत्तों पे, तब आप डाल करके तुरंत पानी चला सकते हैं। तो यह तो हुआ इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर अब जड़ गलन भी हो रहा है तो इसके साथ में आप ले सकते हैं बायोस्टिन फंगिसाइड। तो यूरिया प्लस रिजेंट आपको लेना ही है और साथ में आपको बायोस्टिन फंगिसाइड क्यों लेना है दोस्तों, साफ फंगिसाइड में 12% आता है कार्बोंडाजिम, 64% मैनकोजेब, लेकिन बायोस्टिन में आता है 50% कार्बोंडाजिम। आप चाहे तो इसके साथ में M45 मैनकोजेब 75% वो भी मिला सकते हैं बायोस्टिन के साथ में। यह तो दोस्तों बायोस्टिन यह आता है पाउडर फॉर्म में, 500 ग्राम आप ले सकते हैं 1 एकड़ में, और M45 भी आप इसके साथ में ले सकते हैं यानी मैनकोजेब 75%, तो वो भी 500 ग्राम आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं। नहीं तो बायोस्टिन लेंगे तो भी आपकी क्रॉप में फंगस जनित रोगों का अटैक रुक जाएगा और आपकी यह एक सिस्टमिक फंगिसाइड है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस पेंशन इन फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या देना है, रिजेंट प्लस बायोस्टिन प्लस मैनकोजेब जब भी आप चाहे ले सकते हैं और छिड़काव विधि से डाल करके तुरंत पानी चला दीजिए। तो समझ में आया कौन सी समस्या है। तीसरी समस्या क्या आती है दोस्तों, अगर आपने हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया है दोस्तों, अगर आपने हर्बिसाइड का प्रयोग ज़्यादा कर दिया है, जैसे अभी फसल में क्या हो रहा है दोस्तों, सर्दी कम है, ठंड कम है, गर्मी ज़्यादा है, तो फसल स्टेज में भी हो सकती है, तो कोई भी समस्या आ सकती है, या फिर फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है यानी पीलापन की समस्या आ रही है, तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको बताऊं, कोई भी खर्चा नहीं है, 200-250 रुपये का खर्च है, आपको फसल एकदम सस्ता हो जाएगी। हर बार मैं रिक्वायरमेंट करता हूं पुराने उपले को आप कैसे भी चला सकते हैं, स्प्रे कीजिए, पानी के साथ में चलाइए, यानी 5 किलो उपले लेना है, 5 से 10 लीटर पानी में उसे कम से कम 2 से 3 दिन भिगो के रखिए। अदरवाइज आप 4, 5, 6, 8, 20 दिन जितने भी दिन रख सकते हैं। उस पानी को आपको प्रति पंप में 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें 1 लीटर आपको पानी को ले लीजिए उस उपले के पानी को, और उपले के पानी के साथ में आपको एक टंकी में यूज़ करना है दोस्तों सागरिका या फिर बायोबिटा, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल तैयार कर लीजिए, और अगर आप उपले के पानी ले रहे हैं तो 1 ml भी आप ले सकते हैं। आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 15 लीटर की टंकी में मिनिमम 15 से 20 ml और 30 ml तक आप ले लीजिए इसकी मात्रा, और 1 लीटर आप ले लीजिए उपले का पानी और इसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पानी अभी चलाएंगे स्प्रिंकलर से चलाएंगे, तो ऐसा समय में सबसे बेस्ट रहेगा उपले का पानी भी स्प्रिंकलर से चलाइए और साथ में सागरिका भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आधा लीटर की बॉटल कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी, यानी जैसे कि MRP 452 रुपये है बायोबिटा की, और सागरिका की प्राइस 260 यानी 250 में अवेलेबल हो जाएगी। 250 रुपये खर्च में आपकी फसल बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र रासायनिक का यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट 6 से 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसका रिजल्ट 3 दिन में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।